Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah Khatman Nabiyyin wa rahmatullahi alameen. Man has not been tired of fighting war up till now. It has fought many bloody wars in the past. It is still fighting, and nobody knows when they will stop fighting. Now we look into the basic causes why man fights war, why we are in conflicts with other people. अब मैं इसके बेसिक दो तीन चीजें बताऊंगा। एक तो दुनिया में जो काजिंग एजेंट है of conflict between nations, societies, that is number one is the nationalism. अगर आप अपने नेशनलिज्म पर बहुत प्राइड रखते हैं और आप अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लग जाए एंड अदर्स इंफीरियर टू यू, तो ये नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। इसने दुनिया में कई जंगों का आगाज किया। जैसे हम जानते हैं कि जर्मनी की अगर जंग हुई दूसरे मुल्कों से, तो जर्मन नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो नट्शे की डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरमैन भी उसमें एक अपना रोल अदा करती नजर आ रही है हमें। हिटलर ने इसी चीज को उभारा। और इसी तरह फ्रेंच नेशनलिज्म है। नेपोलियन बोनापार्ट को आप देखें, वो भी एक्सपेंशनिज्म पर बिलीव करता था, और फ्रेंच नेशनलिज्म की वजह से उसने यूरोप पर बहुत बड़ा धावा बोला। और इसी तरह उसकी जो 17 years लॉन्ग वार विद यूके, ये भी फ्रेंच नेशनलिज्म वर्सेस द इंग्लिश नेशनलिज्म। तो दुनिया में ये नेशनलिज्म ने एक बहुत बड़ा हैवक क्रिएट किया। फिर आइडियोलॉजीज, वैल्यूज और रिलीजन ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट में और क्लैश में लाने के लिए। तीसरी चीज होती है हेजमोनिक एटीट्यूड। कुछ कंट्रीज ने उनमें ये आ जाती है टू बी हेजमॉन, टू बिकम ए हेजमॉन। तो उसको हम क्या देते हैं, कीपिंग इन व्यू द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को ऐसे पूजा गया और इतना इसको मुकद्दस चीज समझी गई कि इसकी सपोर्ट में दूसरों की नेशनल इंटरेस्ट को एट स्टेक किया और उन पर दावा बोला और उनको एक्सप्लॉइट किया। सारा इंपीरियलिस्ट ईरा या कॉलोनियल ईरा इस बात की गमाज है और इस बात का सबूत है कि दुनिया को तकसीम कर लिया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत ने। इसको हम कहते हैं हेजमोनिक एटीट्यूड एंड एस्पायरेशन। तो अब ये है कि इससे हुआ क्या, दुनिया में डिस्ट्रक्शन हुई, दुनिया में दुश्मनियां बढ़ी, क्लैशेस बढ़े, नफरतों में इजाफा हुआ और सारी दुनिया एक अनार्किक सिचुएशन में चली गई। हमारी पॉलिटिकल साइंस जब स्टडी करती है इन चीज़ों को, वो यहाँ से स्टडी करती है कि दुनिया में एक अनार्की है और इस अनार्किक एनवायरनमेंट में आपने कैसे सर्वाइव करना है। तो फिर वो कहते हैं कि यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट योर नेशनल इंटरेस्ट एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनफ सो दैट यू आर आउट ऑफ द क्लचेज ऑफ द बिग पावर्स। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी उसमें खराबी पैदा होती है कि जब आपके पास पावर हो जाती है तो यू वांट टू एक्सपैंड योरसेल्फ, expand your political influence and your the economic interest as well। तो फिर आप एक हेजमॉन बन जाते हैं और एक्सप्लॉइटर बन जाते हैं दुनिया में। इट हैपन इन द पास्ट एंड इट स्टिल हैपनिंग। तो दुनिया की बड़ी ताकतें चेंज ऑफ रिजीम करती हैं। व्हाई? चेंज ऑफ रिजीम दुनिया में एक बहुत बड़ा, हम कहते हैं कि क्रिमिनल असॉल्ट है कि आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी में इंटरफियर कर रहे हैं व्हेन यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी टू डू दैट, कि आप क्यों चेंज ऑफ रजीम करते हैं। दिस इज द जॉब एंड द प्रीरोगेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द लैंड, द पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये उनका काम है कि अपनी रजीम को डेमोक्रेटिक मीन से कैसे वो तब्दील करते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, इससे फिर एक अनार्की दुनिया में डेवलप हो चुकी है और इसी अनार्किक सिचुएशन में आपने देखा कि जो म्यूचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक जाती है दुनिया में। सेकेंड वर्ल्ड वार तक ये चीज़ रही है। सेकंड वार तक दुनिया में अनार्की बहुत हद तक रही है, जिससे दुनिया दो बड़ी जंगों में मुलव्वस हुई, सारी दुनिया आपस में लड़ पड़ी और आपने देखा द रिजल्ट वाज द टोटल डिस्ट्रक्शन, अ वेरी डिवास्टेटिंग सिचुएशन फॉर द ह्यूमैनिटी। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पर्टिकुलरली जब ये यूनिपोलैरिटी खत्म हो रही थी 1917 के करीब, और दुनिया में अमर्जिंग इकोनॉमीज आई, जैसे कि पर्टिकुलरली चाइना एक फिनोमिनन है, ये बहुत ज़बरदस्त फिनोमिनन साबित हुआ। और उसने दुनिया में एक और आइडिया दिया कि यू बेस योर ऑल पॉलिटिकल थॉट्स ऑन द इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्ट पर तवज्जो करें। और इकोनॉमिक अपलिफ्ट से जो चीज़ निकली वो ये निकली कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद अदर कंट्रीज यू स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद देम। व्हाट मीन बाय कोऑपरेशन? they meant by cooperation globalization, the economic globalization। दुनिया में जो कोई मुल्क कोई चीज सस्ते दामों पैदा कर सकता है या मैन्युफैक्चर कर सकता है,
और वो क्वालिटी वाइज हाई है, तो इट हैज द राइट टू सेल इट्स प्रोडक्ट ऑल अराउंड द ग्लोब. This is the basic idea of the globalization. You produce, the things at the competitive price. Okay, and you should be allowed to enter into other countries, taking your products to sell there. So this is the basic idea of the when the WTO came into being. तो WTO ने एक ट्रिगर किया दुनिया में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, और उससे क्या हुआ, द कंट्रीज started coming together. So much so कि चाइना और अमेरिका जैसे आर्च एनिमीज, चाइना और इंडिया जैसे आर्च एनिमीज, they started cooperating economically. They may be having difficulties and some negative attitudes towards the political arena, लेकिन in the economic arena they were compelled by the force of globalization. They started cooperating with each other, and you know that America is one of the largest trader with China, and likewise the India is the largest trader with China in Asia. तो ये चीजें एक दुनिया में नया एक एलिमेंट और या फैक्टर साबित हुआ, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इससे दुनिया जंगों से बाहर गई है. इससे एक और सेटअप निकला, उसे हम कहते हैं ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन सेटअप, TNCs. ये दुनिया की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं. दे आर वर्किंग इन मोर देन 190 कंट्रीज. वो दुनिया को इकट्ठा करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक जायंट्स हैं. दे आर मल्टी ट्रिलियन कंपनीज नाउ. दे आर बिगर देन कंट्रीज इवन. तो दे हैव इन्फ्लुएंस ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल. दे डोंट वांट वार, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये 190 मुल्कों में अगर फ्लरिश हो रही हैं, they don't like that the countries where they have invested a lot, they start fighting among themselves. Fighting means their own investment or their capital, which is there in those countries, that will be at stake, that could be destroyed. फिर particularly destruction इसलिए भी खतरनाक हो गई है कि ऐसे ऐसे sophisticated weapons as a result of industrialization इजाद हो चुके हैं कि if the war starts, right now, as the war started during the Second World War, तो इसकी जो लिमिट्स हैं या लेवल ऑफ एस्केलेशन है, वो आप नहीं अंदाजा कर सकते कि इट विल बी स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल. तो इसलिए इंटेलेक्चुअल दे आर ऑल अगेंस्ट वार, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस द रीजंस and pleading for the harmony and cooperation at the international level. And we see now there are certain alliances in which arch enemies have started cooperating. जैसे ये हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. कुछ लोग कहते हैं दिस इज एंटी नेटो, कुछ लोग कहते हैं दिस इज एंटी वेस्ट. लेकिन एक चीज आप इसमें देखते हैं कि इसमें इंडिया शामिल है, और इंडिया क्वाड्रिलेटरल डायलॉग में यूएसए के साथ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उसके साथ है, और चाइना कंटेनमेंट में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है. बट इट इज वेरी मच देयर इन द एसयू, इट इज वेरी मच देयर इन द AIAB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट्स वेरी मच देयर इन द ब्रिक्स. ये चीजें क्या बता रही हैं कि दुनिया में इकोनॉमी फोर फ्रंट पर आ गई है, कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपके इश्यूज हैं जिसमें राइवलरी के एलिमेंट हैं, यू लेट देम टू सिट इन द बैक, बट इन द फोर फ्रंट देयर शुड बी इकोनॉमिक कंसल्टेशन. लिहाजा इंडिया ने यही देखा कि मेरी इंटरेस्ट में ये है कि आई शुड इन कोऑपरेशन विद रशिया, इन कोऑपरेशन विद चाइना इकोनॉमिकली. इसी तरह वेस्ट ने अगर देखा कि हाउ टू compete विद चाइना या ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स और द SCO विच आर कंसिडर्ड चाइना डोमिनेटेड अलायंसेज, तो उसका भी उसने इकोनॉमिक जवाब दिया है. वो क्या दिया है कि BRI अगर चाइना ने लॉन्च किया तो द वेस्ट केम आउट विद द B3W, IMEC जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की कि हम BRI को यूं डिफीट करते हैं, यानी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट. और इसी तरीके से हमने देखा कि जब ब्रिक्स एक्सपैंड होता है और अफ्रीका के दो मुल्क जो हैं इजिप्ट और इथियोपिया उसका मेंबर बनते हैं, तो उसको अमेरिका ने रिटेलिएट यूं किया कि जो 2023 की G20 मीटिंग होती है उसमें वो ना सिर्फ IMEC को इंट्रोड्यूस करते हैं, बल्कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 का मेंबर बनाया. यानी अफ्रीका में एक्सपेंशन का जो ब्रिक्स ने काम किया उसको उन्होंने आंसर दिया बाय
inviting or by making African Union as a member of the G20 and making it a G21 alliance, which is considered as America dominated. तो ये एक दुनिया का जो हम देख रहे हैं साइकी पॉलिटिको इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं मौजूदा दौर के, ऑल टुगेदर न्यू रियलिटीज, एंटी वार रियलिटीज, इसलिए कि द रिजल्ट ऑफ द वार इज द टोटल डिस्ट्रक्शन। जैसे कहते हैं जो सदियों में चीज बनी वो आप दिनों में तबाह करके रख देते, आप गोया के तारीख में आगे जाने की बजाय बहुत पीछे चले जाते हैं। इसी तरह जापान के साथ हुआ, जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुए तो आपने देखा कि व्हाट हैपेंड टू जापान, दैट वाज रेज्ड टू द ग्राउंड, एंड द सेम हैपेंड विद द जर्मनी ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेम हैपेंड टू द other countries like England and France. Even United States was not exception. कि 1941 में जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर को अटैक करके तबाह कर दिया, तो यानी इसका रिजल्ट तबाही है। तो लिहाजा ये जो चीजें जो बेसिक काजेज हैं, नेशनलिज्म है, वैल्यूज का डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजीज, रिलीजन, हेजेमोनिक एटीट्यूड, एस्पायरेशंस, इसको कंडेम करने की जरूरत है। और इंस्टेड जो है जो रिलीजियस हार्मनी है, cultural harmony. You may be taking pride of your own values, culture, or the religion and following those, but you at the same time giving respect and acknowledgement to other people's values, ideologies, and religions, paving the way for a coexistence of all these different values, cultures, and religions. This is the word intellectuals are aspiring for. This is the only way to establish peace at the global level. Thank you very much. God bless you.